हेलो स्टूडेंट, MHCET के हमारे सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टार्ट करते 11th वाले टॉपिक से पहले 11th का कवर कर लेते हैं, उसके कंटिन्यू में हम 12th में चलते हैं। तो अभी बहुत से टॉपिक आपको पता चल गए होंगे, तो फास्ट रिविजन करते हैं एंड देन बीच बीच में हम लास्ट ईयर वाले या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बीच बीच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही वर्ड हमें आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट होता क्या है? तो करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर। कितने चार्ज एक कंडक्टर से, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर। सो ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाय टी मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने स्टडी किया था Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। चार्ज इज डिपेंड ऑन नंबर एंड फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा करंट का होता है NE डिवाइडेड बाई टी, NE डिवाइडेड बाय टी। देन ऐसा यूनिट करंट का एम्पियर, ए से इंडिकेट किया जाता है। देन डायमेंशन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में करंट आता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए A1। ओके, नेक्स्ट करंट के टाइप। करंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है AC करंट एंड सेकेंड DC करंट। अब AC करंट हम किसे कहेंगे? AC करंट जो बाय डायरेक्शनल करंट होता है, बाय डायरेक्शनल करंट, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज बाय डायरेक्शनल करंट को कहा जाता है AC करंट। और DC करंट यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट करंट इज नोन एज अ DC करंट। तो ये समझ में आ गया करंट का बेसिक पार्ट, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस, देन यूनिट, डायमेंशन और करंट के टाइप हमने स्टडी कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं ओहम्स लॉ। नेक्स्ट मेन कंसेप्ट है हमारा ओहम्स लॉ। उससे पहले पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल के बारे में और डिटेल में EMF पोटेंशियल एक साथ स्टडी करेंगे। अब आते हैं ओहम्स लॉ पे। ओहम्स लॉ क्या होता है? चलो, ओहम्स लॉ बताता है हमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across the end of conductor when the physical condition of conductor kept constant। तो ये क्या कह रहा है हमें कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल मींस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें करंट और पोटेंशियल, तो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम ओम्स लॉ का स्टडी करें तो हमें ग्राफ कैसे मिलता है? ऐसे साइड में जाता है थोड़ा सा। ये आइडियल ओम लॉ और ये कंडक्टर के लिए। तो ओम्स लॉ जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे ओम्स लॉ इतना फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से ये ग्राफ फॉलो नहीं करता। सो पहले याद रखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट R, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और जैसे करंट बढ़ता है और हीटअप होता है वायर, तो हीटिंग के वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ओके, इसलिए हमने कहा है कि क्या है? फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन, लेंथ, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे टर्म्स अगर कांस्टेंट है तो ये लॉ फॉलो होता है। अगर कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल कंडीशन वेरी होता है तो लॉ डायरेक्टली फॉलो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते एक सम पे। ओम्स लॉ के ऊपर ये सम डिपेंड करता है, तो सम स्टडी करते देखो। द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे है, देखो 2 ओम रेजिस्टेंस।
और इसमें से कितना करंट पास करेगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। 1.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 0 एम्पियर या 4.2 एम्पियर। तो देखो अब पहले तो सर्किट, हम दो सर्किट का स्टडी करते हैं, ये एक सर्किट और ये दूसरा सर्किट। इन दोनों के बीच में एक लिंक दिया गया है 2 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके। ठीक है, तो पहले हम इस सर्किट को ओम्स लॉ से सॉल्व करके देखते हैं। देखो पहला सर्किट है हमारे इस तरह से, ये है 20 वोल्ट और ये है 10 ओम। तो इसमें करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 2 एम्पियर। सेकेंड हमारा सर्किट यहां दिया गया है, ये पोटेंशियल 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस 15, करंट कितना फ्लो करेगा इसमें से, I इज इक्वल टू V बाय R, V का वैल्यू 30 एंड R का वैल्यू 15, तो ये भी होगा 2 एम्पियर। अब दोनों तरफ करंट 2 एम्पियर है, दोनों तरफ करंट 2 एम्पियर है, दोनों 2 एम्पियर, तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा, बैलेंस है, ये दोनों सर्किट क्या है, बैलेंस है, तो इसमें से करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, C 0, ऑप्शन क्या होगा, C 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो रेजिस्टेंस के बारे में और सीख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मींस करंट को अपोज करने वाली क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ से हमने स्टडी कर लिया, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से आया, सेकंड फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ बढ़ेगा, किसी भी वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर एरिया, वायर को थिक करते जाओगे आप, वायर को क्या करते जाओगे, थिक, इसका मोटापा बढ़ाते जाओगे, थिक करते जाओगे, तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वायर थिक होती जाएगी, रेजिस्टेंस घटेगा। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा, दोनों को कंबाइन करके R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम सीखने वाले जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आया हमारा सेकंड फॉर्मूला, रो L डिवाइडेड बाय A, where rho is a resistivity, L length and A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर और कंडक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इसका यूनिट देखो, V का यूनिट वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, और उसी को कहा जाता है ओम, उसी को क्या कहा जाता है, ओम। तो अब ये आ गया रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन ओम्स लॉ के हिसाब से। अब ओम्स लॉ को यूज कहां होता है, तो मटेरियल, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को स्टडी करने के लिए होता है। तो देखो हम 3 टाइप के यहाँ IV कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करने वाले हैं। पहला जो सब्सटेंस यहां लिखा है उसे कहते हैं ओहोमिक सब्सटेंस या ओहोमिक डिवाइस। जो डिवाइस या सब्सटेंस ओहम्स लॉ को ओबे करता है या फॉलो करता है, जो सब्सटेंस या डिवाइस ओहम्स लॉ को ओबे करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओहोमिक डिवाइस। अब ओहम्स लॉ को फॉलो करना मींस ओहम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखो तो उसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इस तरह से अगर किसी का ग्राफ आता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन इस तरह से, तो ये ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ऐसे सब्सटेंस या डिवाइस को क्या कहा जाता है, ओहोमिक सब्सटेंस, इसे कहते हैं ओहोमिक सब्सटेंस या डिवाइस। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। स्लोप क्या होता है, y डिवाइडेड बाय I, y में क्वांटिटी कौन सा है, वोल्टेज, और डिवाइडेड बाय x क्वांटिटी मींस करंट। तो v डिवाइडेड बाय I होगा, y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x क्वांटिटी मींस v डिवाइडेड बाय I क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस, v बाय I क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो जितना स्लोप बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना स्लोप घटेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। तो ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप क्या होगा, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। और अगर ग्राफ नीचे जाएगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। स्लोप डिक्रीज मींस रेजिस्टेंस
डिक्रीज, तो जितना ऊपर ग्राफ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना नीचे ग्राफ उसका रेजिस्टेंस कम, याद रखो। ठीक है, तो ये एंगल से भी डिपेंड करेगा, एंगल बड़ा होगा ग्राफ का तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एंगल छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम। ये समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं ओहमिक सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है? सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, मींस T1 टेम्परेचर ग्रेटर है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, मैंने कहा था। तो ग्राफ कैसे आएगा? देखो ग्राफ ये आ गया, पहला वाला ग्राफ हमारा T1 वाला, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो ग्राफ भी कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस, ओके, तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मींस ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर ग्राफ है तो 1, रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। व्हाट अबाउट एंगल? एंगल θ1 इज ग्रेटर देन θ2, एंगल भी ज्यादा होगा। तो जितना ग्राफ ऊपर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो ओहमिक सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ग्राफ भी ऊपर ऊपर शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ग्राफ नीचे नीचे जाएगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, देन आते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन ओहमिक। अब देखो यहाँ वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ऐसे कर्व में ग्राफ जा रहा है तो ये ओबे नहीं करते, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? नॉन ओहमिक। या फिर डिवाइस, पीएन जंक्शन डायोड ले लो, डायोड का आपने आईवी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये नॉन ओहमिक डिवाइस हो गए जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब। हाँ चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा है प्रॉब्लम? फॉर मेटालिक वायर द रेशियो ऑफ वोल्टेज करस्पॉन्डिंग करंट, वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा? ठीक है, डिक्रीज विद द राइज इन अ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज। यार ये रेशियो, दिस रेशियो इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय करंट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा है। क्या कहा है? अगर डिक्रीज विद राइज, टेम्परेचर राइज होगा तो डिक्रीज होगा, नहीं, रॉन्ग है ये कंसेप्ट। देन इंक्रीज और डिक्रीज विद राइज इन अ टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन मेटल। देखो मेटल मींस कंडक्टर, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये याद रखना है। इंसुलेटर में डिक्रीज होता है, तो ये भी रॉन्ग कंसेप्ट है। देन डिपेंडिंग ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंक्रीज विद द राइज इन अ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, या रेशियो V बाय I भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। अभी अभी हमने रेजिस्टेंस जब स्टडी किया तो क्या कहा हमने? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और दोनों को कंबाइन कर दे, हम दोनों को कंबाइन कर दे तो रेजिस्टेंस एल ए और एक कांस्टेंट आएगा रो। अब इस रो को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। इसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी मींस अगर मैं ऐसी वायर ले लूं, एक वायर ले लिया मैंने जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, या यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ है। क्या है? यूनिट लेंथ, एरिया 1 और लेंथ भी 1। तो अगर मैं पुट करूंगा सो रेजिस्टिविटी क्या होगा? इज इक्वल टू आर, क्योंकि एरिया का वैल्यू भी 1 है और लेंथ का वैल्यू भी 1 है। तो अब मेरा डेफिनेशन क्या कहता है? देखो, रेजिस्टेंस ऑफर बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, जिसका लेंथ 1 है और जिसका एरिया 1 है, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ऐसे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्यों स्टडी किया हमने? क्योंकि सपोज मेरे पास 3 वायर है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है, कैसे कंपेयर करेंगे हम? क्योंकि अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। उससे अच्छा क्या करो, तीनों वायर का लेंथ कितना रखो? 1, और एरिया कितना रखो? 1। तीनों वायर का लेंथ भी 1 और एरिया। अब इसे कंपेयर करो तो हमें पता चल जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ये समझ में आ गया रेजिस्टिविटी क्या है?
तो कंपैरिजन के लिए बहुत ही, मीन्स कॉपर एल्यूमिनियम गोल्ड या कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर, ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है या कम रेजिस्टेंस किसमें है, तो हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे। कॉपर का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाला वायर लेंगे, सिल्वर का भी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाला वायर लेंगे, और एल्यूमिनियम का भी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाला वायर लेते हैं, और तीनों का रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का डायमेंशन याद रखो, M1 L3 T3 A-2, ये इसका डायमेंशन, ये याद रखो। और इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर। क्या है, ओहम मीटर। रेजिस्टेंस ओहम मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, मीटर मीटर कट हो जाएगा तो यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर। ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, हमने कहा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टिविटी भी ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो यहां देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री पे जितनी रेजिस्टिविटी होती है, और इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ओरिजिनल रेजिस्टिविटी बढ़ती है। कितने से, ये रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो, इस क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। इसमें जो अल्फा है दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये है राइज इन अ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ा है उस हिसाब से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाएगी अल्फा के टर्म में। अल्फा को हम फाइंड करते हैं, अल्फा क्या होगा, तो देखो ये रो टी और ये माइनस आ गया, रो जीरो इज इक्वल टू रो जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा को ऐसे ही रखते हैं, बाकी दोनों टर्म इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया रो जीरो टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर राइज इन अ टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री चेंज होता है तो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी में कितने से चेंज होता है वो बताने वाला कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा। वो बताने वाला कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा। अल्फा समझ में आ गया। यही फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए अगर मुझे यही फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो टी माइनस टी जीरो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला। ठीक है, सेम अल्फा का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी को शिफ्ट कर देना है रेजिस्टेंस से। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज अ कंडक्टिविटी। अब इसका यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर। ये होगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को कहा जाता है सीमेंस पर मीटर। ठीक है। दूसरा, अगर डायमेंशन की बात करें हम, डायमेंशन तो ये था M1 L3 देन T3 और A-2, ये किसका डायमेंशन था, ये था रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी का उसका उल्टा होगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, M-1 L-3 T-3 और A+2, ये होगा कंडक्टिविटी का डायमेंशन। सो कंडक्टिविटी समझ में आ गया, इसका यूनिट और डायमेंशन। चलो अब आते हैं करंट डेंसिटी के ऊपर। करंट डेंसिटी सिंपल टर्म, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, J से इंडिकेट किया जाता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, करंट डेंसिटी। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहेंगे और कोलाइड होते रहेंगे बीच बीच में।
इस तरह से रैंडम मोशन में रहेंगे, तो कहीं भी ये जाते रहेंगे। अब अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, इस वायर को कहां रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में तो मूव करेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको शिफ्ट करवाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, आगे आगे शिफ्ट करवाएगी। मीन्स अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको धक्का मारेगी आगे आगे, तो ये पार्टिकल इस रास्ते पे आएगा इस तरह से, तो जा रहा था सीधे लेकिन ड्रिफ्ट उसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको शिफ्ट करवाएगा धीरे धीरे आगे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो बीच बीच में कोलाइड होता है, तो ये कोलिजन जब होगा तो सारा जो टाइम लगा उसका एवरेज टाइम क्या होता है, टाउ। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, J डिवाइडेड बाय एनी, J डिवाइडेड बाय एनी, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर J का वैल्यू हम पुट करें I बाय A तो ये होगा I डिवाइडेड बाय NEA, NEA, ये थर्ड फॉर्मूला। तो ये याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। रेजिस्टर के दो कॉम्बिनेशन है, एक से सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन पे। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, तीन रेजिस्टर हमने लिए हैं, तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया है, जैसे ही एक रेजिस्टर एंड होता है वहां से दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट होता है, जहां दूसरा एंड होता है वहां से तीसरा स्टार्ट होता है। तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड। तो ऐसे रेजिस्टर को, ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जहां एक खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होता है। सो सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो एक ही लाइन में रहेंगे या एक ही वायर पे रेजिस्टेंस रहेंगे, तो इसमें से करंट सेम फ्लो होगा, करंट सेम फ्लो होगा, लेकिन हर एक का वोल्टेज, हर एक का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है, हर एक के लिए अलग रहता है। अब यहां हम अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट सेम I R1, यहां होगा I R2, R कॉमन, I कॉमन निकालेगा तो I R2 प्लस यहां होगा I R3। ये देखो तीनों में से I कॉमन, और यहां होगा I RS, I कट, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आ गया हमारा फॉर्मूला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो अगर N रजिस्टर है, N रजिस्टर, तो N रजिस्टर के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू RN। ऐसे सारे N रजिस्टर का एडिशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू RN, और सबका वैल्यू कितना है, R। तो उस केस में RS इज इक्वल टू R प्लस R, ऐसे कितने बार R को प्लस करना, N टाइम्स, तो ये होगा NR। ये क्या होगा, NR, ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंस है 2 ओम के, 2 ओम और ये है 2 ओम, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 प्लस 2 4 या 2 इंटू 2 4। अगर 16 और 16 इंटू 2 32 ओम, तो इस तरह से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ऐसे 8 रेजिस्टेंस, 2 ओम के 8 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसा मैंने कहा। 2 ओम के कितने रेजिस्टेंस है, 8, तो रेजिस्टेंस ओम कितना होगा, 16, कितना होगा, 16 ओम। 8 2 जा 16, n इंटू नंबर ऑफ रेजिस्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, रेजिस्टर का वैल्यू, रेजिस्टर का वैल्यू, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे n इंटू r, तो आपको क्या मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो ये समझ में आ गया। अगर 2 ओम के 8 रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते तो 8 2 जा
16। ये समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। सिमिलरली अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? इफ ये पॉइंट है, ये है बी, ए और बी पॉइंट के बीच में हमने सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। इफ रेजिस्टर्स आर टू और more than two resistor connected between point A and B, connected between two points, then this combination, such combination is known as a parallel combination of resistor। तो दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, एक पाथ आ रहा है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो करंट अगर I आ रहा है तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2, I3। लेकिन पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में हमेशा सेम रहेगा। तो अगर ए बी पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल देंगे तो वो V रहेगा। सारे रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल सेम, लेकिन करंट क्या है? डिफरेंट है। तो अब पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट, तो फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल तो सेम है, तो ये होगा V अपॉन R1, V अपॉन R2, V कॉमन, प्लस V अपॉन R3, V कॉमन निकला, और V अपॉन RP पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये कनेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ गया ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर दो रेजिस्टेंस होंगे, कितने होंगे? टू रेजिस्टर, सिर्फ दो ही रेजिस्टर है, तो यहां देखो हमने क्या फाइंड किया? रेसिप्रोकल। हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? रेसिप्रोकल, 1 अपॉन RP। पहले ये वैल्यू फाइंड करो, देन उसका रेसिप्रोकल ले। लेकिन दो रेजिस्टर के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फॉर्मूला देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टर। ऐसे दो रेजिस्टर कनेक्ट किए हमने पैरेलल में, एक का वैल्यू R1 है, एक का वैल्यू R2 है। तो कैसे होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और एडिशन R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हमें दो रेजिस्टर के लिए अप्लाई करना है। जब दो होंगे तभी, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो रेजिस्टर के लिए। दो से ज्यादा होंगे तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, 1 अपॉन R1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो नेक्स्ट, अगर सारे रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN, 1 अपॉन RN। और सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल होंगे तो RP इज इक्वल टू सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू R, देन R कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे n टाइम्स होगा, तो ये होगा n डिवाइडेड बाय R, और देयरफॉर RP इज इक्वल टू R बाय N, RP इज इक्वल टू R बाय N। ठीक है, रेजिस्टेंस को नंबर से डिवाइड करना है। सपोज अब हमारे पास 16 ओम के दो रेजिस्टर है, 16 ओम के दो रेजिस्टर, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू 16, नंबर कितने हैं? 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 ओम, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। अगर 4 ओम लगा दिए तो 4 और 4, दो रेजिस्टेंस तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना, 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 लगा दिए तो 1, 3 लगा दिया तो 1.5, हाफ होता है। समझ में आ गया? 2 से डिवाइड करना है। तो ये याद रखना, अगर दो सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे तो हाफ होता है, अगर 3 सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे तो 3 से डिवाइड करना है, अगर 4 सिमिलर रेजिस्टेंस होंगे तो 4 से डिवाइड करना है वैल्यू को। ये समझ में आ गया? तो ये हो गया फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब ये सम को हम सॉल्व करते हैं, जो हमने कंसेप्ट अभी स्टडी किए। देखो क्या कहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इज 2/3 वोल्ट, 1/3 वोल्ट, 4/5 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। क्या कहा है उन्होंने? एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5, और यहाँ सारे रेजिस्टर कनेक्टेड है, जैसे कि विस्टोन मीटर ब्रिज जैसा लग रहा है, लेकिन ये सारे रेजिस्टर कनेक्टेड है। अब देखो इसमें से आपको फाइंड करना है सीरीज कौन से और पैरेलल कौन से। तो अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो एक पाथ ऐसे जा रहा है, ये देखो ये पाथ जा रहा है, यहाँ आने के बाद ये 1 ओम, ये 3 ओम, और ये पाथ, ये सेकेंड बीच वाला रेजिस्टर है, और ये थर्ड में 2 रेजिस्टर है, ये हमारा 4 ओम,
ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम, और इसमें से करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब सॉल्व करो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ये क्या हो जाएगा 4 ओम, एक रेजिस्टेंस 4 ओम, ये हमारा 4 ओम है ही दूसरे में, और तीसरा 6 + 2 8 ओम। अब देखो यहाँ दो पैरेलल, ये हो गए 3 रेजिस्टर पैरेलल में, इसमें से 2 सेम है, 2 सेम हो गए तो हाफ करना है, तो ये क्या होगा 2, ये होगा 2 ओम यहाँ रेजिस्टर, और 2 ओम के साथ यहाँ क्या होगा 8 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में। अब दो रेजिस्टर जब कनेक्ट होते हैं तो हमने फॉर्मूला यूज किया था R1 R2, 8 × 2 8 + 2, तो कितना होगा 16 डिवाइडेड बाय 10, 16 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 1.6, 1.6। हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल, हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ओम्स लॉ, ये आ गया हमारा R का वैल्यू, RP का वैल्यू, सो V इज इक्वल टू IR, करंट कितना पास कर रहा है 0.5 इंटू 1.6, 0.5 मीन्स हाफ, तो ये होगा 1.6/2, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, और 0.8 मीन्स इसमें से आंसर देखो अब 0.8 मीन्स होगा 4/5, ये होगा 4/5 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा सम सॉल्व करोगे तो अच्छे से सॉल्व होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल पता चल जाएगा फटाफट, तो यही पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 प्लस ये हो गया 4 ओम, 4 और 4 कॉमन में आ गया तो 2 ओम हो गया, और 2 और 8 ये आ गया, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय I1 + R2, यहाँ ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब ये कुछ टर्म हमने दिए गए हैं। ठीक है, पहला टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस। पहला टर्म क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। अब देखो सेल जब कंबाइन होता है, सेल खुद क्या करता है, रेजिस्टेंस, जो भी करंट या चार्ज को फ्लो करवाने वाला है उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, उस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सपोज आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ कैथोड एनोड आपने रख दिए, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा आयन प्रोड्यूस हो गया, और आयन को अपोजिशन होगा फ्लो करने के लिए, दैट अपोजिशन ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को आयन फ्लो करने के लिए जो अपोजिट, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे उस करंट को फ्लो करने के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए अपोज करेंगे, दैट अपोजिशन और दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल खुद क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, या दो इलेक्ट्रोड जो अपोजिशन ऑफर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर का खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पता चल गया। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके देखो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट। ओके, अगर हम सेल ले ले, एक सेल है मेरे पास, इसे कहते हैं ओपन सर्किट। अब ये किसी को कनेक्ट करना ही है तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट। अगर मैं इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट करता हूं, किसी डिवाइस R जिसका रेजिस्टेंस R है, अब अगर मैं इसका वोल्टेज फाइंड करूंगा, इसे कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल के बीच में हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं व्हेन सर्किट इज क्लोज, सर्किट क्लोज होगा तब, तो उसे हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। V इससे इंडिकेट करेंगे हम, V से इसको इंडिकेट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से। देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। अगर सेल के दो टर्मिनल ओपन है, क्लोज नहीं किए, ओपन है, इस ओपन के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसे क्या कहेंगे EMF। ओपन सर्किट में अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ये सेल किसी भी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, उस केस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है EMF, उसे क्या कहा जाता है EMF। नेक्स्ट दूसरा डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाई टू चार्ज टू मूव इन अ कंप्लीट सर्किट। अगर एक कंप्लीट सर्किट में चार्ज को घूमना है, ओके चार्ज को घूमना है कंप्लीट सर्किट में, तो उसके लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी सप्लाई इज नोन एज एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उतना चार्ज वर्क डन करेगा, उतना चार्ज क्या करेगा वर्क डन करेगा घूमने के लिए।
सो दैट वर्क डन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तीन कंसेप्ट समझ में आ गया। सेल खुद रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। पोटेंशियल डिफरेंस V क्लोज सर्किट में या सर्किट में जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओपन सर्किट, सेल कनेक्टेड नहीं है और उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं तो EMF मैक्सिमम जो होता है। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट है। अब तीनों में रिलेशन है, तीनों में क्या है? रिलेशन है। देखो एक सर्किट मैंने लिया है कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल है, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है या एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। तो अब ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां। ओके, तब यहां वोल्टेज कितना होगा? यहां देखो वोल्टेज हमने दिया है, वोल्टेज जो भी प्रोड्यूस होगा इसमें V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू ई माइनस, यहां के मैक्सिमम होगा। अगर हमने उसको कनेक्ट कर दिया तो कम हो जाएगा वोल्टेज का डेफिनेशन। सो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज बनता है उसको हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज। ठीक है, जब सेल कनेक्ट नहीं है, जब सेल कनेक्ट नहीं है तो क्या है? EMF। जैसे ये कनेक्ट कर देगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट फ्लो कर, तो इसमें से यहाँ रेजिस्टेंस आए तो ये माइनस कर दो तो ये क्या होगा? वोल्टेज। ये क्या होगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये आ गया फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। दूसरा ओम्स लॉ में कहता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से भी करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस में, तो इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो V की जगह, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देन I वाले टर्म एक तरफ लेके आओ, I कॉमन, E। सो करंट का फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ EMF एंड रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यही फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की जगह क्या लिखा है? E और R दोनों एडिशन रेजिस्टेंस। और अगर यही फॉर्मूला, ये करंट का वैल्यू हम यहां पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, V इज इक्वल टू आई आर में I का वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या होगा? V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I का वैल्यू R प्लस R इंटू R। ये फॉर्मूला अगर वैल्यू हम ये पुट करते हैं I का वैल्यू इसमें तो ER डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ये सारे रिलेशन है, याद रखो। ये EMF है, ये क्या है? EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब का ये रिलेशन। तो ये इसमें से एक रिलेशन, ये रिलेशन याद रखो आप। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम आते हैं इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर का, वैसे ही सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो यहाँ सेल का कॉम्बिनेशन दिया है, तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक तो पैटर्न ये है, इसे कहते हैं असिस्ट, मींस पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड सेल, इसे हम कहते हैं असिस्ट। इसे क्या कहते हैं? असिस्ट। इस केस में नेट EMF क्या होगा? E1 प्लस E2, दोनों का एडिशन होगा। ओके, दूसरा केस है अपोज वाला, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ सेकेंड सेल, और सेकेंड कंडीशन पॉजिटिव ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड सेल। तो इस केस में नेट EMF होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ये समझ में आ गया? अगर n नंबर ऑफ सेल हम असिस्ट में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, सारे n नंबर ऑफ सेल, सारे सेल का EMF सेम है, सारे सेल का EMF सेम है, उस केस में हम रेजिस्टेंस जैसे ही वैल्यू अप्लाई करेंगे ES इज इक्वल टू NE, क्योंकि एडिशन है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सभी सेल का एडिशन करेंगे। अब देखो हमने करंट का फॉर्मूला फाइंड किया था, वही फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई किया। करंट इज इक्वल टू क्या था? E, करंट का फॉर्मूला क्या फाइंड किया था? E R प्लस स्मॉल r, ये हमारा करंट का फॉर्मूला था। इस केस में करंट क्या होगा? क्योंकि n नंबर ऑफ सेल है, कितने नंबर ऑफ सेल है? n नंबर, तो यहाँ EMF भी n टाइम्स बढ़ जाएगा, और हर एक के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, हर एक के साथ क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है। देन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस पे आते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमारे पास दो सेल है E1 और E2 और इनका रेजिस्टेंस इंटरनल R1 एंड R2। तो उस केस में ये वैल्यू हमें याद रखना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब यहां E क्या होगा? E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन और R पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इसका डेरिवेशन बड़ा है, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, 11th में आपने स्टडी किया इसको। तो ये क्या होगा? E1 R2। देखो फर्स्ट सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड, इस पे ध्यान दो। यहां 1 होगा तो यहां 2 होगा, ये याद रखो। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होगा इक्विवेलेंट का वैल्यू। रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये तो हमें पता है। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो गए तो R1 R2, तो ये होगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। E इक्विवेलेंट से भी याद रखना है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है। अगर n नंबर ऑफ सेल, ऐसे बहुत सारे सेल पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? देखो पोटेंशियल तो या ईएमएफ तो चेंज नहीं होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो ईएमएफ सेम रहेगा। आप कितने भी सेल कनेक्ट कर लो पैरेलल में, ईएमएफ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ईपी इज इक्वल टू ई, ईपी इज इक्वल टू ई। लेकिन आरपी पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करना है। दो रेजिस्टेंस होंगे तो 2 से डिवाइड करना है, 5 रेजिस्टेंस होंगे तो 5 से डिवाइड करना है। सो आर डिवाइडेड बाय एन। तो यही फॉर्मूला हमारा कैसे हो जाएगा? देन V इज इक्वल टू EP, वो तो सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय R माइनस आई आर डिवाइडेड बाय N। या फिर अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला E डिवाइडेड बाय R प्लस R डिवाइडेड बाय N। यही फॉर्मूला हमारा I इज इक्वल टू E R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r की जगह हमने क्या डाल दिया? R बाय N, क्योंकि E का वैल्यू तो चेंज पैरेलल में होता नहीं है। ठीक है। वोल्टेज रिमेन, रेजिस्टेंस में हमने स्टडी किया था, वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां भी सेम रहेगा। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस सर्किट में चार्ज को घूमने के लिए जो वर्क करना पड़ता है या पोटेंशियल के खिलाफ जो वर्क करना पड़ता है चार्ज को घूमने के लिए, दैट वर्क डन इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है जो हमने 12th में बहुत बार यूज किया है। वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। और क्यू क्या होता है? क्योंकि करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो ये फॉर्मूला हमने क्यू की जगह पुट किया आई टी। तो वर्क डन वी क्यू एंड वी आई टी, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर। अगर सर्किट में अगर हमें पावर फाइंड करना है तो याद रखना है पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इनटू करंट। अब इसको आप अगर ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पुट करोगे आई आर इंटू आई, तो फॉर्मूला क्या होगा? आई स्क्वायर आर, ये आ गया फर्स्ट। अगर आप I की जगह पुट करोगे I इज इक्वल टू V बाय आर, ये पुट करोगे तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? V डिवाइडेड बाय आर, तो ये होगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले 12th का कंसेप्ट। यहां से हम 12th का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। 11th हो चुका है, 11th के ऊपर जितने प्रॉब्लम आते हैं PYQs वो भी हमने सॉल्व कर लिए है इसी कंसेप्ट में। अब यह वो 11th वाला कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा 12th में। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ है, एक है KCL, एक है KVL। KCL किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। उसमें हमें पता है जंक्शन होता है, दो या दो एक होता है जंक्शन पॉइंट, जहां से दो या दो से ज्यादा कंडक्टर एक पॉइंट पे आते हैं, उसे हम कहते हैं जंक्शन। देन लूप होता है, लूप। कंप्लीट सर्किट को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। ABCDEF, तो इसे क्या कहेंगे हम? ABCDA, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया कंप्लीट सर्किट। क्लोज सर्किट को हम क्या कहेंगे? लूप। और तीसरा होता है ब्रांच, दो जंक्शन के बीच
जो पाथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रांच। तो यहाँ एक ब्रांच है, ये सेकेंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है। दो जंक्शन पॉइंट के बीच जो पाथ होते हैं, ये एक पाथ, ये दूसरा पाथ, ये तीसरा पाथ, इसे कहते हैं ब्रांच। ठीक है, तो जंक्शन, लूप और ब्रांच, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल लॉ, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही लीव करता है, जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। और जंक्शन में एडिशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अगर जंक्शन पॉइंट, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है ए, इस जंक्शन पे अगर हम करंट को ऐड करेंगे जंक्शन पॉइंट पे, करंट का वैल्यू क्या होगा, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। मीन्स सम कैसे करना है, उसके लिए साइन कन्वेंशन है, उसके लिए क्या है, साइन कन्वेंशन। जो जंक्शन के अंदर करंट आता है वो पॉजिटिव होता है, और जो जंक्शन को छोड़ के जाता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जो करंट एंटर करता है जंक्शन में दैट इज पॉजिटिव, एंड जो करंट लीव करता है दैट इज नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ एंटर कौन कर रहा है, I1 एंटर कर रहा है तो ये होगा पॉजिटिव, I2 लीव कर रहा है नेगेटिव, देन I3 लीव कर रहा है, I3 नेगेटिव, I4 एंटर कर रहा है, I4 पॉजिटिव, I5 लीव कर रहा है -5, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या होगा, I1 प्लस I4, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5, ये कॉमन निकलेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये होगा I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। इसका मीनिंग है जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट क्या होगा, लीव होगा, जितना एंटर होगा उतना ही बाहर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो जितना करंट एंटर होगा उतना ही लीव करेगा। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया किरचॉफ करंट लॉ, इजी है। नेक्स्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इन एनी क्लोज लूप और इन एनी क्लोज सर्किट सम ऑफ ईएमएफ, सम ऑफ ऑल ईएमएफ प्लस सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज सर्किट में अगर हम ईएमएफ का एडिशन और सारे पोटेंशियल का एडिशन करते तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहां भी साइन कन्वेंशन है, यहां भी क्या है, साइन कन्वेंशन है। अब देखो यहां 3 लूप है, ए बी एफ जी ए, ये एक है, या बी सी डी एफ बी, ये एक लूप है, या ए बी सी डी एफ जी ए, ये एक लूप है। तो जब भी हम लूप लेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा। सपोज मैंने ये लूप ले लिया ए बी एफ, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए टू बी, देन बी टू एफ, एफ टू जी एंड जी टू ए। अगर जिस डायरेक्शन से हम ट्रेस कर रहे हैं लूप को, अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल निगेटिव होगा, पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। और जिस डायरेक्शन में हम ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल होगा तो पॉजिटिव। देन ईएमएफ, ईएमएफ पे क्या होगा, हमें टर्मिनल देख रहा है, अगर हम लूप में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जाते हैं तो ईएमएफ निगेटिव होता है, और अगर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है। ईएमएफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, निगेटिव और पॉजिटिव। तो एक लूप हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, या याद आ जाएगा। तो अब हम लूप ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, देन एफ जी, डी एफ जी, और वापस ए, वापस ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाते। तो पहले ए टू बी जा रहे हैं, पहले ए टू बी। करंट I1, रेजिस्टेंस R1, तो पोटेंशियल होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, I इंटू आर, पोटेंशियल हो गया। करंट का डायरेक्शन, ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, सेम होगा तो माइनस। ओके, नेक्स्ट
हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी, करंट का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। देखो यहाँ पोटेंशियल होगा I2 R2, करंट I2, रेजिस्टेंस R2, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये होगा प्लस। नेक्स्ट ये देखो ये C2D जा रहे, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो होगा निगेटिव, जो टर्मिनल आता है उसका साइन -E2, -E2। देन D2F जा रहे, D2 है करंट का डायरेक्शन और रजिस्टर करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये पॉजिटिव होगा, मींस पॉजिटिव I2 R4, I2 R4। यहाँ F2G जा रहे, F2G, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन F2G सेम है, वोल्टेज क्या होगा I1 R3, I1 R3, डायरेक्शन सेम, मीन्स साइन अपोजिट। देन यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, तो E2 का वैल्यू प्लस E2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह से हमें लूप को ट्रेस करना है, इस तरह से लूप को ट्रेस करना है। तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, जो भी टर्म कॉमन होंगे I1 वाले I2 वाले कॉमन ले सकते हो। मीन्स अगर हमने I1 को कॉमन ले लिया, R प्लस R3, यहाँ प्लस I2 को कॉमन ले लिया तो R2 प्लस R4, और बचा हुआ इसको हम E1 करते हैं, E1, ये E1, ओके। सो ये होगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिलेशन होगा। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम सर्किट को ट्रेस करेंगे। अगर जिस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट है तो निगेटिव पोटेंशियल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। जिस पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं टर्मिनल में तो ईएमएफ निगेटिव होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम है। देखो क्या कहा है, इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आपको लगेगा इजी है लेकिन टाइम कंज्यूम ज्यादा करेंगे। ये प्रॉब्लम आते हैं सीईटी में, लेकिन ये टाइम मींस अगर आपके पास इनफ टाइम है, आपने पेपर सॉल्व कर दिया और इनफ टाइम है तो ही इसके पीछे पढ़ो, क्योंकि आपको लूप लेके सॉल्व करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको देखना पड़ेगा। तो पहले तो देखो, पहला आप कोई भी इसमें तो लूप चूज करना होगा। इसमें 1, 2 या 3 लूप है, तो पहले तो हम यही लूप लेते हैं, ये फॉलो होता है कि नहीं देखते हैं। देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अगर हम नेम लेंगे ABCD, ए लूप कैसे जा रहे हैं हम, लूप ABCD पे जा रहे हैं। तो देखो A टू B में कुछ नहीं है, B टू C में क्या है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो करंट I1, रेजिस्टेंस R, ओके, ट्रेसिंग का और ये डायरेक्शन सेम, तो ये हो गया माइनस। नेक्स्ट यहाँ से आया, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, और ये माइनस निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस प्लस होगा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां जो करंट जाएगा ये दोनों का एडिशन होगा। यहां करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि I1 भी है I2 भी है, एक ही करंट नहीं है, तो R के साथ 2 करंट होंगे। R के साथ कितने करंट होंगे, 2 करंट होंगे, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2, और ये माइनस होगा। चलो देखो कौन सा इक्वेशन करेक्ट आ रहा है इसमें से। ऐसे लूप आपको सॉल्व करने होंगे इसमें से, ये एक लूप, 2 लूप, 3 लूप,
तो जो भी आपको लूप सॉल्व करने होंगे उस हिसाब से आपको इसका आंसर आएगा। देखो दोनों करंट जा रहे हैं तो दोनों करंट का यहां एडिशन होगा। करंट का डायरेक्शन चूज करो एंड देन इसको फाइंड करो। ठीक है, इसका आंसर ये वाला करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। लूप जज करके देखो आप, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, जनरली वैसे लूप वाले प्रॉब्लम को क्या करो, अवॉइड करो, उसको ऑप्शन में रखो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, क्योंकि 3 लूप आपको सॉल्व करने पड़ेंगे या 4 लूप सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके ऊपर फिर आंसर आएगा। देन व्हीटस्टोन ब्रिज पे आते हैं हम। व्हीटस्टोन ब्रिज इजी कंसेप्ट है। चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेललोग्राम और बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और अपोजिट 2 साइड में सेल कनेक्टेड है या बैटरी ईएमएफ सेल कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है। इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का यूज कहाँ होता है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला देखो, पी क्यू आर एस, इस तरह से हमें इक्वेशन लेने, पी क्यू आर एस। इसमें भी हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, लॉ, किरचॉफ लॉ हमें अप्लाई करना पड़ते, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने पड़ते। अगर करंट आई आ रहा है तो यहाँ करंट क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये देखो करंट का एडिशन हो रहा है। देन एक लूप लेना होगा, 2 लूप लेने होंगे, उसको सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस। ये आपने स्टडी किया इसलिए डायरेक्टली हम इसको देख रहे। डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो। देखो P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। PQRS, इस तरह से इक्वेशन को याद रखना है। और बीच में गैल्वेनोमीटर होगा। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां का गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास होता है। कब 0 पास होता है, जब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल मैच होता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, ये याद रखना है। बहुत प्रॉब्लम में आपको यहां कुछ इस आर्म में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, लेकिन पोटेंशियल अगर मैच करता है तो इसका कुछ यूज ही नहीं है क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो ये आर्म स्किप करना है उस केस में। अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो इसका आर्म का कुछ भी यूज नहीं है क्योंकि यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो करंट नहीं जा रहा है तो इस आर्म का यूज नहीं होगा। ये समझ में आ गया, तो ये अनयूज आर्म हो जाएगा। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये 4 रेजिस्टेंस के फोकस करना है। ओके, देन क्वेश्चन, अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज कर दे फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं आप। हाँ, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम दिया गया है। देखो, इन व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल 4 आर्म्स आर इक्वल रेजिस्टेंस आर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन हमें क्या कहा है कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस है। कितने, 4 रेजिस्टेंस है। 4 का वैल्यू आर 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 एंड आर। और यहां गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस भी आर है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अब देखो, अगर चारों रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये ब्रिज बैलेंस है। ये ब्रिज बैलेंस है मीन्स यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस आर्म का कुछ यूज नहीं है। तो ये इस तरह से 2 रेजिस्टेंस होंगे और ये 2 नीचे होंगे, मीन्स आर यहाँ, आर यहाँ, यहाँ आर, ये दोनों सीरीज में है तो ये होगा 2R एक रेजिस्टेंस और उसको पैरेलल में 2R। और 2R अगर पैरेलल में होगा तो उसको हाफ करना है, मैंने कहा था। तो ये होगा R, रेजिस्टेंस क्या होगा, R। आंसर भी करेक्ट, आंसर भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ये समझ में आ गया। तो देखो, जब भी पोटेंशियल सेम हो गया, ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस आर्म का यूज नहीं होगा। ठीक है, उस आर्म को हमें स्किप करना है। नेक्स्ट, वैसे ही एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है। देखो क्या कहा है, इन द नेटवर्क शोन सेल ई हैज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है एंड गैल्वेनोमीटर हैज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है मीन्स ब्रिज से करंट, मीन्स ब्रिज बैलेंस है, ए और बी से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ए और बी के बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, 0 डिफ्लेक्शन।
इफ द सेल इज रिप्लेस बाय द न्यू सेल, अब सेल को हम रिप्लेस कर रहे हैं नए सेल से, जिसका ईएमएफ कितना है 2E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3R। अब हमने इसको रिप्लेस किया, यहां क्या है बैटरी 2E लगा दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R, कीपिंग एवरीथिंग एल्स आइडेंटिकल, बाकी सारा कंडीशन सेम, बाकी सारा कंडीशन सेम। देन क्या होगा, फर्स्ट देन गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इस केस में भी जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। देन करंट विल फ्लो B to A, करंट फ्लो करेगा B से A तक, और द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, 10 डिवीजन गैल्वेनोमीटर में होता है ना, 0, 10, 20, 30, तो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। या करंट विल फ्लो टू A to B, या करंट A से B फ्लो करेगा। देखो अब करंट फ्लो करना किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, करंट फ्लो करना ब्रिज बैलेंस है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्रिज बैलेंस कैसे होता है, PQ इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ब्रिज बैलेंस करना, बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इसको कितना भी चेंज करो डिफ्लेक्शन हमें जीरो ही मिलने वाला है, डिफ्लेक्शन क्या मिलने वाला है हमें जीरो ही मिलने वाला है। तो बाकी करंट फ्लो करेगा या कुछ नहीं, तो इसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस और ई के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है तो करंट फ्लो करेगा, बैटरी चेंज करो आप, रेओस्टेट चेंज करो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। यहां 4 आर्म्स में से रेजिस्टेंस आप चेंज करोगे तो कुछ न कुछ फर्क होगा, नहीं तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो केल्विन्स मेथड, सॉरी पहले है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये व्हीटस्टोन नेटवर्क पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें 4 रेजिस्टेंस है। देखो 1, 2 और वायर 2 रेजिस्टेंस का काम करता है। वायर क्या करता है, 2 रेजिस्टेंस का। अगर इसको P माने, इसको Q माने, तो ये R है और ये S है, ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन नेटवर्क पे ये डिपेंड करता है। तो अब इसका यूज कहाँ होता है, ये आपने देखा उसका। इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वायर जो है, जो वायर होती है वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में 2 एल शेप स्ट्रिप होता है, एक बीच में स्ट्रिप होता है, लेफ्ट गैप क्रिएट करता है और राइट गैप क्रिएट करता है। ये स्ट्रिप लेफ्ट गैप में हम रेजिस्टेंस, या राइट गैप में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एक अननोन होता है, एक नोन होता है। और ये जो वायर है ये 2 रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इस वायर का लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना है वायर का लेंथ 100 है। अगर एक लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी तो दूसरा 60 होगा। मींस एक लेंथ अगर x है तो दूसरा 100 माइनस x होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो कभी कभी आपको एक ही लेंथ दिया जाता है, दूसरा दिया नहीं जाता, तो उस केस में याद रखना है। तो एक अगर x दिया है तो दूसरा 100 माइनस x निकाल सकते हो। देन इस केस में यहां सेंटर में गैल्वेनोमीटर उसको जॉकी लगा होता है, x लेफ्ट गैप में लगाया तो नॉन रेजिस्टेंस राइट गैप में रखते हैं। देन हम टैपिंग करते और एक पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, पॉइंट P पे नल पॉइंट मिलता है। देन हम LX और LR मेजर कर लेते हैं। देन हमें फॉर्मूला मिलता है x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, ये याद रखना है। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन R इज इक्वल टू LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस LX। ठीक है, क्योंकि 100 तो एक ही अगर लेंथ दिया है तो 100 माइनस LX आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। यहाँ LR लिखा है लेकिन वहां क्या लिखा है, 100 माइनस LX, या किसी को एक को 100 से माइनस करना है, एक लेंथ दिया है तो। ये समझ में आ गया। दूसरा है केल्विन मेथड। केल्विन मेथड में क्या होता है, x की जगह हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये हमारा इस तरह से ब्रिज है तो यहां हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स एज इट इज, और यहां हम डायरेक्टली वायर को जॉकी लगाते हैं। ठीक है, इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मींस हाफ डिफ्लेक्शन। इसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, किसका, गैल्वेनोमीटर। तो यहां अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। तो हम कैसे लिखते हैं, यहां G अपॉन R इज इक्वल टू LG अपॉन LR। यहां भी सेम रूल अप्लाई होगा, 100 माइनस। ठीक है, यहां गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कंसेप्ट सेम है, वही है, सिर्फ 2 मीटर ब्रिज हमें दिए गए। ओके, अब मीटर ब्रिज के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है,
unknown resistance X connected in the right gap and 30 ohm resistance is connected in the left gap of meter bridge. Balance point is obtained in the middle of wire. Where will be the null point if 40 ohm resistance is used in the right gap keeping X in a left gap? ओके अब देखो हमारे पास मीटर ब्रिज है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मीटर ब्रिज। अब उन्होंने क्या कहा है, लेफ्ट गैप में, हाँ, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द राइट गैप। ओके, राइट गैप में हमारा एक्स है और यहां नोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू कितना है 30 ओम, और ब्रिज हमारा बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है मीन्स यहां भी 50 यहां भी 50। अगर ब्रिज बैलेंस है मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, ये 50-50 है तो ये अगर 30 है तो x का वैल्यू भी कितना होगा, x इज इक्वल टू 30 हो, ब्रिज बैलेंस है। ये दोनों 50-50 है तो ये 30-30 रहेंगे, तभी ब्रिज बैलेंस होगा। अब x का वैल्यू 30 आ गया, देन उन्होंने क्या कहा कि अगर x को वैसे ही रखते और यहाँ 40 ओम करते हैं, यहाँ क्या करते हैं 40 ओम करते हैं, देन उस केस में वैल्यू क्या होगा। अब हमारे पास x का वैल्यू है, ये 30 ओम है, ये 40 ओम है, तो हम कैसे लिखेंगे 40-30 इज इक्वल टू हमारा Lx और ये होगा 100 माइनस Lx, देन मल्टीप्लाई करो इसको, क्या होगा, अब 4000 माइनस 40 Lx इज इक्वल टू 30 Lx, तो 4000 इज इक्वल टू, ये वहां चला गया तो 70 Lx, Lx इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 70। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा हमारा, कितना है आंसर, ये आंसर है, नहीं है, ठीक है। सम क्या दिया हमें, नल पॉइंट वेयर विल बी द इफ राइट गैप 40, नल पॉइंट इफ 40 रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन राइट गैप, राइट गैप में हमें 40 कनेक्ट करना है। ओके, तो 40 हमें राइट गैप में कनेक्ट करना है, थोड़ा सा चेंज करते हैं सम को हम। चलो x का वैल्यू तो हमें पता चल गया, x का वैल्यू कितना है 30 ओम, तो उन्होंने क्या किया है, यहां हम 30 कनेक्ट करते हैं और यहां हम 40 कनेक्ट करते हैं एक जगह। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। अब उन्होंने क्या कहा 40 कनेक्ट यूज इन राइट गैप, 40 यहां कनेक्ट करते हैं और 30 यहां कनेक्ट करते हैं। x ये होगा हमारा x वैसे ही है, तो अब होगा 30 मीन्स x है और ये 40, तो ये होगा Lx डिवाइडेड बाय Lx माइनस 100, ठीक है, क्योंकि ये हमारा x है तो ये लेंथ होगा Lx और 40 Lx माइनस 100। अब मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 30 Lx माइनस 3000 इज इक्वल टू 40 Lx, ठीक है। हंड्रेड माइनस Lx, एक मिनट यहां रॉन्ग हो गया हमारा, 100 माइनस Lx, 100 माइनस Lx, ये होगा 3000 माइनस 30 Lx,
हाँ अब करेक्ट रहेगा। 30 इंटू 100 300 माइनस 30 LX। ठीक है, अब 30 उस तरफ जाएगा तो 3000 इज इक्वल टू 70 LX एंड LX इज इक्वल टू 3000 बाय 70। तो ये कितना होगा? 42.8। ये देखो फर्स्ट आंसर 42.8, ये करेक्ट है। ठीक है, x को हमने यहां रखा है तो ये लेंथ होगा LX, इसको याद रखना है। और ये हमारा 100 माइनस LX, 100 माइनस LX होगा ये। तो उस तरह से हमें याद करना है। देखो इन्होंने पहले ही कहा कि क्या ब्रिज हमारा बैलेंस है, मींस बैलेंसिंग पॉइंट सेंटर में आ रहा है तो ये 50-50 मींस ब्रिज बैलेंस है, तो वही वैल्यू x का होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वायर होता है, पोटेंशियोमीटर वायर, जिस वायर को अगर हम सोर्स कनेक्ट करते हैं या सेल कनेक्ट करते हैं तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, मींस यहां से पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू करता है तो यहां पोटेंशियल पूरी तरह से जीरो हो जाता है। तो एज लेंथ इंक्रीजेज पोटेंशियल फॉल होता जाएगा या पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है? फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो जितना पोटेंशियल फॉल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। जितना लेंथ इंक्रीज उतना पोटेंशियल फॉल होगा, उतना पोटेंशियल फॉल होगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एक कांस्टेंट, इसे कहेंगे हम के, इसे क्या कहेंगे हम? के। और के क्या होगा? के इज इक्वल टू वी बाई एल, के इज इक्वल टू वी बाई एल, ये होगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज वी बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यही फॉर्मूला देखो, के क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाय एल। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। देन ईएमएफ के टर्म में अगर हमें यूज करना यही फॉर्मूला, तो आई का फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। आई क्या होता है? ई आर प्लस स्मॉल आर, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, ई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल आर। तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में भी हमें फॉर्मूले के लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, एज लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल जो होगा वो फॉल होगा या कम होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। देखो क्या कहा है? इफ द डायमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज ट्वाइस कीपिंग इट्स लेंथ सेम। पोटेंशियोमीटर का लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे, जो भी लेंथ है वो एज इट इज रख रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? उसका डायमीटर डबल कर रहे हैं। डायमीटर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ट्वाइस, डायमीटर ट्वाइस कर रहे हैं। देन पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, के का वैल्यू क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होगा? रिमेन सेम, बी हाफ, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। पहले तो सोचो, अगर क्या चेंज हो रहा है? डायमीटर चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। और एरिया या डायमीटर पे वोल्टेज या ये टर्म डिपेंड करता है? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो यहां तो लेंथ सेम रखा है तो ना हाफ होगा, ना 3 टाइम्स होगा, ना 4 टाइम्स होगा, रिमेन सेम। ये आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि लेंथ पे, क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है वो हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। पोटेंशियोमीटर का यूज कहां होता है? कंपैरिजन ऑफ सेल, सेल को कंपेयर करने के लिए। सेल को कंपेयर करने के लिए 2 मेथड है, एक E1 बाई E2 और सेकेंड एक असिस्ट वाला और एक अपोज वाला। हमने सेल का असिस्ट और अपोज देख लिया है। ठीक है, तो अब इसको इंडिविजुअल हम कनेक्ट करते हैं। सपोज ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, सेटअप तो आपको पता है। देन E1 को कनेक्ट किया, E1 अगर 1.5 है, ये याद रखो कि ये जो मेन सेल है हमारा पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने वाला, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए E1 और E2 से, या इसका एडिशन से ग्रेटर होना चाहिए। इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, इन दोनों का कम होना चाहिए। ओके, अब अगर इसका वैल्यू 12 वोल्ट है तो यहां से 12 वोल्ट ड्रॉप होना शुरू करेगा और यहां 0 होगा। ठीक है, अब जब हम टैपिंग, अगर मैंने E1 सेल ले लिया, E1 का वैल्यू कितना है? 10, सपोज 10 वोल्ट, E1 का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। तो मैं टैपिंग करना स्टार्ट करूंगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा या कम होगा, 12 से कम होता जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट पे ये पोटेंशियल क्या होगा? 10। यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां नल डिफ्लेक्शन देगा। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे?
E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। देन हम सेकेंड सेल को कनेक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जहां भी नल पॉइंट आएगा सो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। देन दोनों को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट के कट जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये समझ में आ गया। यहां सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, अपोज और असिस्ट। एक तो ये दो की कनेक्ट करते हैं, अगर ये दो की कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, एक तो अपोज या असिस्ट होगा, एक तो असिस्ट होगा, इसे कहते हैं असिस्ट। तो E1 प्लस E2 इसमें होता है, या फिर अपोज होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा, E1 माइनस E2। इन दोनों को हम रेशो निकाल के फिर L1 L2 फाइंड आउट करेंगे। देन कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड से हम E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखना है, प्लस के टर्म में और डायरेक्ट भी। देखो इसमें इंडिविजुअल सेल का वैल्यू, ये कंपैरिजन है, ये क्या है, कंपैरिजन है। अगर आपको बाकी वैल्यू दिए होंगे तो ये आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां हमें एक सम दिया गया है, क्या दिया गया, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ L, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ L फॉर द गिवन सेल ऑफ EMF E and the balancing length is L by 3 from the positive end of the wire. If the length of potentiometer wire is increased by 50%, 50% से वायर की लेंथ इंक्रीज कर दी, then for the same cell the balancing point is obtained at a length। अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ कितना है L। देन इसको हमने कनेक्ट किया है एक सेल जिसका EMF कितना है, EMF E। अगर हम इसका बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, वो कहां मिलता है हमें, L बाई 3 पे। कहां मिलता है, L बाई 3। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 50% से इंक्रीज होती है, तो अब लेंथ L है, उसका 50% और ज्यादा मीन्स कितना हो जाएगा, और 50% मीन्स ये हो जाएगा 1.5 L। 1 L लेंथ था, उसमें 50% और ऐड कर दिया। ओके, तो ये होगा 1.5 L हो जाएगा। 100 होगा तो 150 होगा, 100 होगा तो 150, तो ये होगा 1.5 L। देन सेल तो वही है, सेल वही है। अब नल पॉइंट कहां पे आएगा, नल पॉइंट कहां पे आएगा। अब देखो, अगर हमने कहा कि पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ L एंड गिवन सेल ऑफ EMF E, देन बैलेंसिंग लेंथ इज L बाई 3। ओके, अब देखो यहां लेंथ E मिल रहा है। ठीक है, लेंथ कितना मिल रहा है, E मिल रहा है। तो अब इसका भी जो भी हमने EMF सेल अप्लाई किया है, ठीक है, जो भी हमने EMF सेल अप्लाई किया है, अगर लेंथ 1/3 हो रहा है तो EMF भी 1/3 होगा। तो इस सेल का EMF क्या होगा, इस E के 1/3, इस E के 1/3 होगा, क्योंकि लेंथ का 1/3 है। हमने कहा ना कि अगर देखो ये वायर है जिसका लेंथ L है, इसमें हमने EMF सेल लगाया E, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा E, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा E। तो पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है E। तो अब 1/3 पे आ गए हम L बाई 3 पे, तो E का वैल्यू भी कितना, यहाँ जो सेल कनेक्ट है उसका वैल्यू कितना होगा, E बाई 3। ठीक है, E बाई 3, तो यहाँ अब E बाई 3 तो सेम है हमारा, E बाई 3 तो सेम है, सिर्फ नल पॉइंट चेंज हो रहा है, नल पॉइंट चेंज हो रहा है। अब ये नल पॉइंट कितने से चेंज होगा वो हमें देखना है। तो ये E का वैल्यू अब क्या हो गया, E का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन लेंथ, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, EMF इज डायरेक्ट। अब लेंथ का वैल्यू कितना है, 1.5 वोल्ट। तो अब हम यहां पुट क्या करेंगे, 1.5 L डिवाइडेड बाई 3, इसका भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 0.5, मीन्स ये होगा हाफ ऑफ L। ये क्या होगा, हाफ ऑफ L। तो ए आंसर करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये हमारा लेंथ L है और यहाँ हमने E वाला सेल लगाया, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ E होगा, और हमने जो सेल कनेक्ट किया है वो हमें नल पॉइंट कहाँ दे रहा है, L बाई 3 पे। तो E को
थर्ड से डिवाइड करेंगे उतना ही, क्योंकि हमें क्या करना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो E1 अगर ये होगा, E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 इज इक्वल टू E/3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने दूसरा भी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। इंटरनल रेजिस्टेंस में ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें हमने एक लूप लगाया है। उसमें क्या लगाया है, लूप, एक EMF सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, देन लूप को सॉल्व करके आंसर लाना है, V इज इक्वल टू IR अप्लाई करना है, एंड देन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2 -1, ठीक है। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस पे इतने सारे क्वेश्चन नहीं आए, पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन हमारे आए, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस पे अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। विस्टोन मीटर ब्रिज पे आए, सीरीज पैरेलल पे आए, विस्टोन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, या देन मीटर ब्रिज पे आए, और पोटेंशियोमीटर के इजी वाले कंसेप्ट आए। तो उतना ही आप इसके लिए अगर करोगे, इसमें एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिनिश होता है। अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी क्वेश्चन दिए उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो और सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो MSCT में आपको, MSTCT में ज़्यादा स्कोर हो सकता है इस चैप्टर में। ये ईजी है, इसमें एक्सपेरिमेंट ही है, ओके, ठीक है।